नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं की राजहंस पाठशाला में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कृतिका भाग 2 के पाठ 2 को लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लेखक परिचय, पाठ परिचय और पाठ के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। इनका जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। ये सभी पत्रिकाओं के नाम हैं जिनके वे संपादक रहे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए कमलेश्वर और भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया था। नई कहानी आंदोलन के ये अगुआ रहे। आपको ध्यान होगा, आपने यशपाल की जो कहानी पढ़ी है लखनवी अंदाज, उसमें नए कहानीकारों का उल्लेख बहुत बार आया, जिनके बारे में यशपाल ने यह कहना चाहा है कि नए कहानीकार ये कहते हैं कि बिना पात्र, बिना विचार और घटना के हम कहानियाँ लिख सकते हैं। यह एक आंदोलन की तरह चला था हिंदी साहित्य जगत में, और उसके अगुआ नेता यानी अग्रणी नेता, आगे आगे रहने वाले नेताओं में से रहे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। नाम है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। सभी कहानी संग्रह इनके, यानी इसमें ये कहानियाँ संग्रहित हैं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये सभी इनके नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। आत्मकथा यानी अपनी कहानी कहना, यात्रा वृत्तांत यानी जहाँ जहाँ घूमने गए वहाँ की यादें, वहाँ के संस्मरण, वहाँ के किस्से लिखे। और संस्मरण यानी अपने जीवन की कई यादें, कई व्यक्तियों से जुड़ी हुई, कई घटनाओं से जुड़ी हुई, उनको लिखना संस्मरण कहलाता है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं लिखी हैं, जो उनकी स्टोरीज होती हैं, कथा वस्तु होती है जिस पर आधारित फिल्में बनती हैं या फिर धारावाहिक बनते हैं, वे लिखे कमलेश्वर ने। कमलेश्वर की रचनाओं में तेज़ी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण हुआ है। समाज में जो परिवर्तन आया है पिछले कई वर्षों में, हमारी आज़ादी के बाद के समाज में जो बदलाव आए हैं, उनका बहुत ही मार्मिक यानी दिल को छूने वाला वर्णन और संवेदनशील यानी भावुक कर देने वाला वर्णन हमारे इन रचनाओं में मिला है, जो कमलेश्वर ने लिखे हैं। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। महानगरीय यानी बड़े बड़े नगरों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होते हैं, उनमें जिस तरह की सिविलाइजेशन है, उसमें इंसान अकेला होता जा रहा है, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को अच्छे से समझा है और उसे अभिव्यक्त भी किया, सुंदर ढंग से एक्सप्रेस किया है। आइए अब चलें पाठ परिचय की ओर, यानी जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के विषय में जाने। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। आपने भी कई बार भाषा में प्रयोग सुना होगा, नाक का प्रयोग इज्जत के लिए होता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं। ये भी आपने कई बार सुने होंगे, जिनमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। व्यंग्यात्मक का मतलब सटायर से जुड़ा हुआ है। नाक का प्रयोग, नाक शब्द का प्रयोग जो है, यहाँ पर एक ऐसी कहानी की सृष्टि की गई है जिसमें जॉर्ज पंचम यानी अंग्रेज़ी राजा थे, जिनके विषय में हम जानेंगे। उनकी नाक का मतलब है अंग्रेज़ों की इज्जत, और उससे जुड़ी हुई एक सुंदर कहानी कमलेश्वर ने लिखी है, जिसमें बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से, बड़े सटायर के साथ ये साबित किया गया है कि अंग्रेज़ों की नाक कैसे काटी गई और उसकी रक्षा कैसे की गई। इस विषय में हमें विस्तार से इस कहानी में जानने का मौका मिलेगा। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। ज़रा वाक्य लंबा है, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित है। केंद्रित का मतलब उस पर फोकस्ड है।
लेखक ने अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी, यानी अंग्रेज़ी हुकूमत से, अंग्रेज़ी शासन से, प्रशासन से हमको जो आज़ादी मिल गई, यानी हम जब स्वतंत्र हो गए, उसके बाद भी आज भी हमारी मानसिकता कैसी है? सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की सत्ता, यानी जो शासन, जो सरकार, जो तंत्र हमें चलाता है, आज़ाद होने के बाद में हमारी अपनी सरकार है, अपना केंद्र है, अपनी नेता और प्रधानमंत्री इत्यादि हैं, और उनसे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, इन सब के अंदर अभी भी क्या है? सभी लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता है। औपनिवेशिक दौर का मतलब होता है एक समय सीमा। औपनिवेशिक यानी उपनिवेश से जुड़ी हुई। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की कॉलोनी हुआ करता था, तो जो कॉलोनियल एक मानसिकता है कि हम अभी भी अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनका शासन आज भी हमारे ऊपर है, ऐसे हमारी मानसिकता बन गई। यानी मन की हमारी अवस्था ऐसी हो गई कि हम आज़ाद होकर भी आज भी अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम मानते हैं, और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अभी भी हमारे मन में विदेशों के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति एक आकर्षण है, यानी हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस सब मानसिकता पर इन्होंने चोट की है, यानी इस पर व्यंग्य किया है, इस पर व्यंग्य कसा है, इस पर तीखे व्यंग्य बाण छोड़े हैं, जिससे कि हमारे को ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करती है। अपने कथ्य में सफल, कथ्य का मतलब जो कहानी ये कहना चाहती है, कथ्य का मतलब कहने योग्य बात जो है, उसमें बड़ी सफल है ये कहानी। जो कहना चाहती है वो बहुत अच्छे ढंग से कह पाई है ये कहानी। इसमें पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म की सार्थकता को रेखांकित किया गया कि ये जर्नलिज्म जो है कितना सार्थक है, कितना मीनिंगफुल है, इस बात पर भी एक व्यंग्य है। यानी जर्नलिज्म भी वही बात बताता है जो बहुत सीमित सी बातें हैं, जो सरकार के पक्ष में हैं, जनता को सही यथार्थ सच्चाई नहीं पता चलती, उसको रेखांकित यानी अंडरलाइन करके समझाता है कि पत्रकारिता वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। व्यावसायिक पत्रकारिता का मतलब क्या है? कि जो जर्नलिज्म है उसमें व्यावसायिकता है, उसके अंदर बिजनेस है, ये शुद्ध पत्रकारिता नहीं है। तो इसका भी विरोध करती है कहानी। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि पत्रिकाओं से कमलेश्वर जुड़े रहे, तो कथाकार यानी कहानी कहने वाले के साथ साथ कमलेश्वर एक अच्छे पत्रकार के रूप में भी यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। धीरे धीरे आप समझते जाएंगे जॉर्ज पंचम कौन है, इनकी नाक का क्या अभिप्राय है। तो कहानी को पढ़ते चलते हैं, आपको निश्चित रूप से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी, और साथ ही साथ आप बहुत सारी अननोन बातें जानेंगे, और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि हमारी अभी कैसी मानसिकता है और हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। कहानी को कुछ इस ढंग से बनाया गया है जिसमें थोड़ा बहुत कल्पना का टच भी है, थोड़ी सच्चाई भी है। तो मिली जुले आधारों पर मिली जुले तथ्य लेकर कहानी बनाई है कमलेश्वर ने। तो कहानी इस तरह से शुरू की गई है जैसे हम अक्सर कहानियाँ सुनते हैं। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कौन है? जो इस समय भी रानी हैं। आपको पता होगा कि एक इंग्लैंड में अभी जो रानी हैं इस समय रानी के पद पर प्रतिष्ठित हैं एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं और वृद्ध हो चुकी हैं बहुत अधिक। मैं अपने पति के, मैं का मतलब साथ, अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। एक किस्सा की तरह से पेश किया है कमलेश्वर ने कि ये बात उस समय की है जब
एलिजाबेथ आने वाली थी अपने पति के साथ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। अखबारों से हमारे भारतवर्ष तक खबरें पहुंच रही थी कि रानी के आने के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही है। शाही दौरे का मतलब शाह कहते हैं राजा को, तो राजा का या राजसी जो दौरा है, दौरा यानी उनका जो यहाँ पे आगमन है, उनकी जो विजिट है, उसके लिए कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं, ये खबरें अखबार में छप रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। अब देखिए, जब बड़े बड़े लोग यात्रा पर जाते हैं तो पहले उनके लिए ड्रेसेस बनती हैं, तो ये माहौल दिखाया जा रहा है कि उनके इस दौरे का असर किन किन लोगों पर पड़ रहा था। तो इनके जो टेलर थे वो परेशान थे कि उन्हें किन किन देशों में जाना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना है। तब तक देश तो हमारा विभाजन हो चुका था हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में, और नेपाल, यहाँ पर इनका दौरा था। हर जगह जाएंगी, अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग अवसरों पर कौन कौन सी ड्रेसेस पहनेंगी, इसके लिए परेशान था उनका दर्जी, क्योंकि उसको ड्रेसेस बनानी थी। रानी कब क्या पहनेंगी, उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। जब बड़े बड़े लोग किसी विज़िट पर आते हैं तो सीक्रेटली उनके जासूस या उनके बहुत ही जो क्लोज़ लोग होते हैं वो एक दौरा कर आते हैं, प्रायः ये देखने के लिए कि सेफ्टी के हिसाब से कोई ख़तरा तो नहीं है। तो उनका जो सेक्रेटरी था और शायद जासूस भी, जैसे जासूसी की दृष्टि से आ रहे हों, वो बड़े खोज खबर लेने के लिए आ रहे थे कि इस महाद्वीप में, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें तूफ़ानी दौरा करने वाला। तूफ़ानी दौरा का मतलब जैसे तूफ़ान तेज़ी से आता है और आकर चला जाता है, इसी तरह से तेज़ी से आकर फटाफट लौटने वाला दौरा था। ये देखने के लिए, केवल ये जायज़ा लेने के लिए आ रहे थे वो कि रानी के लिए यहाँ पर जाना सेफ़ तो है ना, आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार थी। आखिर मजाक तो था नहीं भाई, रानी आ रही थी, कितनी बड़ी बात है, तो मजाक में नहीं लिया जा सकता। इसको आसानी से केवल इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज़माना चूँकि नया था। नया ज़माना का क्या मतलब है, आज ज़माना बदल गया है, आज अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा है, भारतवर्ष अब स्वतंत्र देश है, इसलिए ज़माना बदल गया है। पुराने ज़माने में ये रानियाँ कैसे आती थीं या यहाँ के राजा महाराजा कैसे आते थे, फौज फाटे के साथ। फौज फाटे का मतलब है अपनी पूरी फौज, अपने सारे सिपाही सालार सबको लेकर पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आते थे भारतवर्ष में, और उनके दिन अब बीत चुके हैं, पुराना ज़माना था। अब किसकी फ़ौज रहती है उनके साथ में, फ़ोटोग्राफर्स की फ़ौज रहती है, जो हर मौके पर नई फ़ोटोज़ खींचते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इंग्लैंड की अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि पहले दिन जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी वो ही बासी होकर अगले दिन हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में आ जाती थी। यानी हमारे पास में अपनी कोई नई खबरें नहीं थी। हम विदेशों का जो अनुकरण है वो इस रूप में भी करते हैं कि अखबारों में वही खबरें अगले दिन छाप देते हैं। क्या क्या खबरें थी उन दिनों, क्योंकि खबरें ही सिर्फ रानी की चल रही थी कि रानी ने ऐसा नीले रंग का सूट बनवाया है, उसका जो कपड़ा है रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है। यहाँ पर भी एक व्यंग्य है लेखक का, क्योंकि हिंदुस्तान का कपड़ा उस ज़माने में बड़ा मशहूर था जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, और विश्व भर में प्रसिद्ध था। तो देश के आज़ाद होने के बाद भी आज भी रानी हिंदुस्तान से ही कपड़ा मंगवाती है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट में आया। कितना महंगा कपड़ा सिलवाया है उन्होंने, 400 पाउंड उसमें खर्चे किए हैं। पाउंड जो है ये इंग्लैंड की करेंसी है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। अब क्या क्या विषय हैं अखबार में, जन्मपत्री यानी रानी कब कौन से ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुई, क्यों रानी बनी, उनके साथ में अन्य जो पक्ष हैं जन्मपत्री से जुड़े वो सब छपे। फिर प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। प्रिंस फिलिप कौन है, रानी एलिजाबेथ के पति हैं।
और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। राजा या रानी जब आते हैं तो उनके साथ जुड़े हुए जो भी छोटे मोटे लोग होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर छपा है। बावर्ची, खानसामे, खाना बनाने वाले, अंगरक्षक, उनके अंगों की रक्षा करने वाले यानी उनके एस्कोर्ट में जो लोग घूमते हैं, उन सब की भी जीवनियाँ छपने लगी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई। देखिए फिर व्यंग्य है कि बड़े जो लोग होते हैं उनके कुत्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो और छोड़िए, शाही महल के जो कुत्ते हैं उनकी भी तस्वीरें छपने लगी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। फिर व्यंग्य है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था यानी वहाँ की जो घटना है उसका असर भारत पर पड़ रहा था, यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैली हुई थी। सनसनी का मतलब सब कुछ उथल पुथल हो गया था। सब लोग एक अजीब सी दहशत में या अजीब से उत्साह में आ गए थे। राजधानी में तहलका मचा हुआ। तहलका का भी मतलब ये होता है कि सब कुछ उथल पुथल सा हो गया था। सब घबरा गए थे कि रानी आ रही हैं। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। उस ज़माने के 5,000 रुपये और वही रेशमी सूट जो भारतीय कपड़े से बना हुआ है, पालम के हवाई अड्डे पर आएंगी उसको पहनकर, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। अब भारतीयों के मन में आया, वैसे भी हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का भाव तो हमारी रगों में है ही, और दूसरे फिर वो रानी आ रही है जिसके देश ने, जिसके शासन ने हमारे देश पर 200 वर्ष शासन किया। तो हमारी जो गुलाम मानसिकता है वो जाग गई और हमारे मन में ये जागा कि रानी के लिए कुछ तो हमें भी करना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत थोड़ी, वो रानी आ रही है जिसके यहाँ से हमें 200 साल की गुलामी मिली, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तब इनके बावर्ची तक लड़े थे, तो इतने वीर तो इनके बावर्ची हैं। उसकी शान और शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, तो जिसके बावर्ची ही इतने योद्धा हैं, इतने वीर हैं, वो खुद रानी क्या होगी, उसकी शान और शौकत क्या होगी। वो दिल्ली आ रही है, तो ऐसी रानी के दिल्ली आने पर दिल्ली को कुछ तो करना चाहिए। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकला, वे आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। अब नई दिल्ली का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन है, जिसे आप अलंकार के रूप में भी पढ़ते आए हैं। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। नई दिल्ली का मतलब है, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, केंद्र यहाँ पर ही है। यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री और सभी मंत्री परिषद इत्यादि हैं, संसद के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर नई दिल्ली का देखने का मतलब है कि हमारे शासन ने, हमारी सरकार ने अपनी तरफ देखा और सोचा कि हम तो कुछ भी नहीं है, रानी के लिए नई दिल्ली तैयार ही नहीं है वेलकम करने के लिए। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा का मतलब है हमारे बड़े बड़े जो सभी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारी, सब ने अपनी तरफ देखा, अपने देश की तरफ देखा और बेसाख्ता मुख से निकला, अचानक ही उनके मुंह से निकला, स्पॉन्टेनियसली निकल गया, वे आए हमारे घर खुदा की रहमत। हमारे घर में कोई इतना बड़ा मेहमान आ रहा है, ये खुदा की रहमत है, कृपा है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। एक तरफ तो हम अपने मेहमान को देखते हैं, एक तरफ अपने खुद के घर को देखते हैं। क्या हमारा घर इतने बड़े, इतने महान मेहमान की आतिथ्य, उनका आतिथ्य करने के लिए, उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या तैयार भी है। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट हो गया। काया पलट का मतलब एकदम रूप ही बदल गया, रूप रंग बदल लिया नई दिल्ली ने, क्योंकि उसे मेहमान नवाजी करनी थी। किसकी मेहमान नवाजी करनी थी? ऐसी महान रानी की मेहमान नवाजी करनी थी जो इंग्लैंड से आ रही है। वो ब्रिटिश साम्राज्य की रानी आ रही है जिसने हमारे ऊपर 200 वर्ष शासन किया है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। पता नहीं कब ये काया पलट हो गई, समझ नहीं आया किसने आदेश दिए, किसका असर किस पर हुआ। लेकिन हाँ, ये हो गया कि रातों रात हमारी सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान कैसे हो गई? बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। जिन सड़कों पर कभी कालिख नज़र नहीं आती थी,
धूल मिट्टी उड़ती नज़र आती थी वो सड़कें साफ़ होने लगीं तो सड़कों का तारकोल साफ दिखाई देने लगा, या सड़कें नए सिरे से बन गईं और सड़कें जवान हो गई। जवान कहने का मतलब क्या है, जैसे जवानी में बाल काले होते हैं और बुढ़ापे में सफ़ेद हो जाते हैं, इसी तरह से हमारी सड़कें सफ़ेदी से कालिख की तरफ आ गई, यानी साफ सुथरी काली काली सड़कें नज़र आने लगी। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन का मतलब होता है औरतों की तरह, सुंदरियों की तरह श्रृंगार किया। जैसे औरतें सजती हैं, कहीं पर किसी मेहमान के आने पर आभूषणों से लद जाती हैं, ऐसे ही हमारी इमारतें भी श्रृंगार करने लगी, यानी उन पर रंग रोगन होने लगा, उनको सजाया जाने लगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। क्या मुश्किल आ गई इस बीच में? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। क्या परेशानी आ गई? जॉर्ज पंचम की नाक से जुड़ी हुई एक परेशानी आ गई। फिर याद रखिए, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश पर राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अभी इनके विषय में आपको बताएंगे विस्तार से। उनकी नाक का मतलब, फिर ध्यान रखिए, इज्जत, यानी अंग्रेज़ों की इज्जत के लिए ये प्रयोग लगातार आएगा पूरे पाठ में, आप ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में तो सब परिवर्तन आ रहा था, लेकिन एक जॉर्ज पंचम की नाक से जुड़ी मुसीबत आ गई थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में हर चीज़ थी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन अब नाक नहीं थी। किसकी नाक नहीं थी? अंग्रेज़ों की नाक नहीं थी। ध्यान रखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेज़ों की नाक तो कट चुकी है, यानी उनका अपमान हो चुका है, नहीं तो वो हमारे देश पर शासन करते थे। अब हमारी नाक ऊंची हो चुकी थी, यानी भारतीयों की नाक ऊंची थी और अंग्रेज़ों की नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अंग्रेज़ों की नाक जो है, जॉर्ज पंचम की नाक जो है, उसकी एक दास्तान, एक कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, किसी वक्त आंदोलन हुए। अब ध्यान रखिए, नाक के लिए तहलके मचने का मतलब है अंग्रेज़ों की इज्जत रखने के लिए कई तरह के आंदोलन हुए, और इस नाक को काटने के लिए भी कई तरह के आंदोलन हुए, यानी भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में कई प्रकार के युद्ध हुए। किसी वक्त का मतलब, ये जो पुराना ज़माना बीता 200 साल में न जाने कितने आंदोलन किए हम भारतीयों ने इसके खिलाफ। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए। राजनीतिक पार्टियां जो तरह तरह की बनी, आप जानते हैं कांग्रेस भी उस ज़माने में ही बनी थी, और ऐसे ही अन्य दल जो बने थे वो सभी प्रस्ताव पास कर रहे थे कि हमें किसी तरह से इस नाक को काटना है। चंदा जमा किया गया, पैसे इकट्ठे किए गए भारतीयों के। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई। बहस किस लिए हुई? कोई ये चाहता था कि शांति से इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, कोई चाहता था कि क्रांतिकारी तरीका अपनाकर अंग्रेज़ों को देश से निकाला जाए। अखबारों के पन्ने रंगे गए, अखबारों के अखबार लिखे गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। किस बात पर आंदोलन चल रहा था? कि जॉर्ज पंचम का मतलब है, ये प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज़ है, तो अंग्रेज़ों की नाक यानी अंग्रेज़ों की इज्जत रहने दी जाए या उनको अपमानित करके इस देश से निकाला जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। कोई भी देश में आंदोलन चले, हम हमेशा देखते हैं जनता आधे आधे हिस्से में बटी होती है। कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं तो कुछ उसके विपक्ष में बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। ज़्यादातर जो जनता होती है वो चुप रह जाती है, वो न पक्ष में बोलती है न विपक्ष में बोलती है। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है। वो दोनों तरफ किस लिए होती है? इसलिए मानी जाती है कि पक्ष वाले सोचते हैं शायद ये हमारी तरफ है, विपक्ष वाले सोचते हैं शायद ये हमारी तरफ है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। ये देखिए, यहाँ पर फिर व्यंग्य है। आपको यहाँ पर लगभग हर वाक्य में व्यंग्य मिलेगा। तो जो पहरेदार थे वो किससे तैनात थे? कि अंग्रेज़ों की नाक तक कोई ना पहुंच सके, यानी उनका कोई अपमान ना कर सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हैं। ऐसी नाकें खड़ी हैं का मतलब है अंग्रेज़ों को की याद दिलाने वाली अलग अलग इमारतें हैं, जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों की शान और शौकत का हमें पता चलता है, उनके सम्मान का पता चलता है। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। जिन भारतीय लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने अंग्रेज़ों की यादगारें, जो ये इमारतें वगैरह थीं, वहाँ तक पहुँचकर उनको उतारा,
की बेइज्जती की या उनका अपमान किया और अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम्स में उनको पहुंचा दिया। यानी आज म्यूज़ियम्स के अंदर अंग्रेज़ों की यादगार की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो भारतीयों ने जिनका अपमान किया और जिनको अजायब घर का रास्ता दिखाया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध तक होता रहा। तो शाही लाट का मतलब होता है खम्बे, स्तंभ या ऐसी जगह जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगाई जाती हैं। तो जो इन शाहों की यानी इन राजाओं की, जो अंग्रेज़ी राजा थे, उनकी जो लाटें थी उनको हटाने के लिए भारतीयों ने गुरिल्ला युद्ध तक किए। गुरिल्ला युद्ध होता है छापा मार युद्ध, जिसमें जो भारतीय सैनिक थे वो अचानक आकर अटैक करते थे, जबकि दूसरी सेना को, अंग्रेज़ों की सेना या कोई और भी सेना हो सकती है, उसको पता नहीं हो और अचानक चारों तरफ से लोग आकर उसे घेर लें, वो गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब हुआ क्या कि उस ज़माने की जब ये कोशिशें चल रही थी भारतीयों की कि हम अंग्रेज़ों की यादगारें मिटा दें, उसी समय जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब हो गई। यानी कि वहाँ का जो उसका सम्मान था, अंग्रेज़ों का सम्मान था, वो गायब हो गया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। हुआ क्या कि पहरेदार तैनात थे, फिर भी वो लाट की नाक गायब हो गई। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कमाल की बात ये थी कि लगातार सब पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे, फिर भी अंग्रेज़ों की वो जो इज्जत थी वो चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अब दिक्कत क्या थी कि रानी आने वाली थी और ऐसे में अंग्रेज़ों की नाक ना हो तो अपमान किसका होगा? रानी का तो होगा ही होगा। हम जो उनके गुलाम रहे, हम जो भारतीय हैं, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम जिनके अंडर शासन, जिनके शासन के अंडर हम लगातार 200 साल रहे, हम उनकी इज्जत नहीं रख पाए। ये हमारे लिए शर्म की बात है। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। सरगर्मी का मतलब है तेज़ी से कार्रवाई शुरू हुई। देश के ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह का मतलब है, खैर का मतलब है भला चाहने वाले, भला करने की जो इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग हुई और मसला पेश किया गया। ये मुद्दा रखा गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। क्या सबने सलाह की? सब यहाँ पर जो मीटिंग करने वाले हैं वो भारतीय हैं, लेकिन हम गुलाम हैं, गुलाम रहे हैं, इसलिए हमारी मानसिकता गुलाम है। तो हमने क्या सोचा इस मीटिंग में? हमने ये सोचा कि अगर अंग्रेज़ों की नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। यानी अंग्रेज़ों का अपमान हमारा अपमान है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए। मशवरे का मतलब डिस्कशंस हुए, दिमाग खरोंचे गए। खरोंचने का मतलब है दिमाग पर जोर डाला गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है। क्या सोचा गया कि कैसे भी करके अंग्रेज़ों की इज्जत तो बचानी ही है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार बुलाया गया, क्योंकि मूर्तिकार क्या करता? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी जो नाक गायब हो गई है, उस मूर्ति पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। ज़्यादातर जो कलाकार होते हैं उनके पास पैसे की कमी होती है, इसलिए मूर्तिकार ऐसा ही था, बेचारा गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम का मतलब होता है हुक्म देने वाले, जो ऑर्डरलीज या अधिकारी जो कहलाते हैं उनको हुक्काम कहते हैं फ़ारसी में। तो उनके चेहरे देखिए, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। ऐसे चेहरे दिखाई दिए अधिकारियों के जो बहुत ही परेशान थे। बदहवास का मतलब जिन पे बेहोशी सी छा रही थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। बेचारा कलाकार था, मन से भावुक था, उसको दुख हुआ कि ये लोग सब उदास क्यों हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब उसे पता चला मुद्दे की क्या बात है, जॉर्ज पंचम के नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। मूर्तिकार क्योंकि कलाकार है, उसे मालूम है कि ये काम तो वो आसानी से कर देगा, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि ये जो लाट है, जो स्तंभ बना हुआ है जहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है, वो कब बनी थी,
किस युग में बनी थी और कहाँ बनी थी, किस जगह बनाई गई थी, यानी कि उसमें लगा हुआ जो पत्थर है वो कहाँ का है, कब का है। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, किस मूल स्थान से पत्थर लाया गया। अब आप ये ध्यान दीजिए, पत्थर की मूर्ति है यानी पत्थर दिल अंग्रेज़, और ये कहाँ से लाए गए, कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से, यानी मूल स्थान इनका इंग्लैंड है। भारतवर्ष में कहाँ मिल सकती है वो चीज़। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। अब इस प्रश्न पर तो सोचा ही नहीं था सारे अधिकारियों ने। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से हम हर चीज़ के लिए जो जिम्मेदारी है वो दूसरे पर डाल देते हैं। तो यही काम इन लोगों ने किया। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। क्लर्क को फ़ोन हुआ और कहा गया, आखिरकार क्लर्क जो है वो एक छोटा सा बेचारा अधिकारी होता है, इसलिए उसके ऊपर सारी इस बात का काम सौंप दिया गया। छानबीन यानी खोजबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता न चला। पुरातत्व विभाग जो होता है वो पुरानी चीज़ों की जानकारी लेता है या पुरानी खोजबीन करता है, खुदाई इत्यादि करता है। तो पुरातत्व विभाग की फाइलें ढूंढी गई। पेट चीरे गए का मतलब उन्हें खोल खोल के देखा गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला कि ये लाट कब बनी थी, किस तरह के पत्थर से बनी थी, कहाँ से वो पत्थर लाया गया था। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया। कांप क्यों रहा था क्लर्क? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि सामने जो अधिकारी हैं कहीं वो इस चीज़ का दंड न दे। सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। बेचारे ने डरते डरते कहा कि मेरी खता यानी मेरी गलती माफ़ की जाए, फाइलें सब हजम कर चुकी हैं। हजम करने का मतलब है सब पचा चुकी हैं, फाइलों में अब कुछ नहीं बचा है। अंदर जो फाइलों में संभाल के रखे हुए दस्तावेज थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। बेचारे सारे उदास हो गए, क्योंकि कहीं से तो पता चलता कि ये मूर्ति कहाँ से बनी हुई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। एक ख़ास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। एक कमेटी बनाई गई, उस पर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई इस नाक से जुड़ी हुई। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। उसने मसला हल करने की कोशिश की। ये परेशानी जो आ गई थी, उसने कहा, आप चिंता मत करिए, भारतवर्ष में कहीं ना कहीं पत्थर तो मिल ही जाएगा, मैं खोजने के लिए जाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। बेचारे घबरा रहे थे। उनको एक रास्ता दिखाई दिया। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हिंदुस्तान में तो दुनिया भर की चीज़ें मिलती है, पत्थर भी मिल जाएगा। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज की है। हमारा देश ही कुछ ऐसा है, इसके गर्भ में, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। ढूंढने की ज़रूरत है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। हम लोग जैसे भाषा सुनते हैं नेताओं से, वैसी ही भाषा बोलकर सभापति जी चल पड़े। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। आपको ध्यान होगा, भूमिका में हमने समझा था कि पत्रकारिता पर भी इसमें व्यंग्य है, तो अखबारों में तुरंत छपते हैं बड़े बड़े लोगों के भाषण। भाषण छोटा था लेकिन छपा तुरंत। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार बेचारा पहाड़ों में गया कि कहीं पहाड़ों का कोई पत्थर हो, या फिर जो खानों से, खदानों से निकलते हैं पत्थर, वहाँ पर दौरे पर वो गया, जिससे शायद वहाँ पर कहीं पत्थर मिल जाए। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश हो गया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। फिर व्यंग्य है कि ये पत्थर ही विदेशी है। जॉर्ज पंचम खुद विदेशी थे, इसलिए वो जिस सामग्री से बने हैं वो विदेशी है, भारत में कैसे मिल सकती है वो। सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश का मतलब गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता?
अब सभापति ने गुस्से में कहा कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए। हमारे देश ने, हमारे देश के लोगों ने हर चीज़ तो विदेशों से ले ली है। हमारा दिल और दिमाग विदेशी हो गया, तौर तरीके हमारे और रहन सहन जीवन का सारी शैली हमने विदेशी अपना ली है। जब हमने हिंदुस्तान में बॉल डांस तक, आपको ध्यान होगा बॉल डांस जो होता है वो कपल डांस होता है, वो तक हमने अपना लिया है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको एक और नया विचार आया। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, क्योंकि अखबार वाले तुरंत खबर को फैला देते हैं। इसलिए कृपया उनको मत बताइएगा, इसको ज़रा आप सीक्रेट रखिएगा। सभापति की आंखों में चमक भी आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। अब सभापति की आंखों में क्यों चमक आ गई? क्योंकि उसे लगा कि शायद मूर्तिकार कोई अच्छा सा हल बता देगा। चपरासी को इसलिए हुक्म दिया गया दरवाजे बंद करने के लिए, जिससे कि ये खबर बाहर ना जाए, किसी के कानों में ना पड़े और उनके माध्यम से अखबार वालों तक ना पहुँचे। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा व्यंग्य है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मूर्तियाँ देश में जगह जगह लगी हुई हैं। उनमें से किसी एक की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए, जो उस ही के साइज़ की हो, तो काम आसान हो जाएगा। यानी हम भारतीय कितनी आसानी से अपने नेताओं का, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उनकी इज्जत का सौदा करके, उनकी इज्जत को बेचकर हम अंग्रेज़ों की इज्जत बढ़ाने के लिए, उसको ऊंचा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। सब ने सब की तरफ देखा। भारतीय सारे के सारे थे, सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मन आत्मा ने तो कहा कि गलत है ये, लेकिन डर था कि हमें किसी तरह से जॉर्ज पंचम की नाक को बचाना है। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक बार तो बेहोशी सी आई, लेकिन बाद में खुशी इसलिए तैरने लगी कि हाँ, ये तो आसान काम है। अपने भारतीयों की इज्जत है ही क्या, किसी एक नेता की इज्जत यानी उसकी नाक काट ली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम जॉर्ज पंचम की नाक तो बढ़ेगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी कि काम तो कर लेना, किसी भी नेता की मूर्ति की नाक काट के ले आना, लेकिन होशियारी से करना। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये देश का है तो अपमान ही, इसलिए चुपचाप बिना जनता की जानकारी के ये काम कर डालना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। वो देश के दौरे पर इसलिए निकला है कि पूरे देश में जगह जगह नेताओं की मूर्तियां हैं। कहीं ना कहीं कोई मूर्ति तो ऐसी होगी जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग नेताओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कामस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। यानी यहाँ तो काम नहीं बना। इन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के साइज़ की नहीं थी। अब गुजरात की तरफ चला। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। यहाँ पर भी गुजरात में भी बात नहीं बन पाई। बंगाल की ओर चला तो गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। यहाँ पर भी काम नहीं बना। बंगाल में अब बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। अब उत्तर प्रदेश में भी ये सब महान हस्तियां हुई। इन सब की मूर्तियों को भी देखा। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। अब दक्षिण भारत में भी गए, मद्रास गए, मैसूर गए, केरल गए, वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। पंजाब पहुँचा, वहाँ पर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। उनको भी देखा,
लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। आखिर दिल्ली पहुँचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया, लेकिन सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यहाँ पर सबसे बड़ा व्यंग्य है कि जॉर्ज पंचम यानी अंग्रेज़ों की जो नाक थी उसको देखते हुए हमारे सभी नेताओं की नाक बड़ी थी। यानी अंग्रेज़ों के सम्मान से कहीं ज़्यादा ऊंचा हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता संग्रामियों का सम्मान था, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना बड़े से बड़ा त्याग कर डाला। सुनकर सब हताश हो गए। अभी काम तो बना नहीं, इसलिए किसी भी नेता की नाक नहीं कट पाई और जॉर्ज पंचम की नाक लग नहीं पाई। सब झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, ढांढस का मतलब हिम्मत बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में हमारे देश के कई बच्चे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो मूर्तिकार ने एक आशा बंधाई उन लोगों को कि आप चिंता मत करिए, बड़े बड़े नेताओं की नाक नहीं सेट हुई, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों की नाक तो लगी जाएगी, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। फिर से यहाँ पर व्यंग्य है कि हमारे जो बच्चे भी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, उनकी नाक, उनका सम्मान भी जॉर्ज पंचम की नाक यानी उसके सम्मान से कहीं कहीं ज़्यादा ऊंची है। अब बताइए मैं क्या करूं? मूर्तिकार अब हताश हो गया, उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था। अब राजधानी तो तैयार हो रही थी रानी एलिजाबेथ के लिए, और वहाँ पर जॉर्ज पंचम की लाट को तैयार किया जा रहा था, रोगन लगाया जा रहा था, रोगन का मतलब पेंट किया जा रहा था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी देश में हर चीज़ थी, तैयारी पूरी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की इज्जत नहीं थी, क्योंकि ये स्वतंत्र देश था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। अब बड़े जो अधिकारी हैं वहाँ तक बात पहुंची कि कुछ हो नहीं पा रहा है, बड़ी खलबली मची, सब बेचैन हो गए। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, रानी का स्वागत हम किस मुंह से करेंगे अगर हमने जॉर्ज पंचम का सम्मान नहीं बढ़ाया? तो यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। देखिए कितने सुंदर ढंग से मुहावरे का प्रयोग किया है। हमारी नाक कटेगी अगर हमने जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई, यानी हमारा अपमान हो जाएगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। अब पैसे से लाचार का मतलब गरीब आदमी था, और गरीब आदमी बेचारा पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ये लाचारी किस चीज़ की है? हम देशवासियों की है। हम गरीबी के कारण कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं, यानी हम अपने देश की इज्जत बेचने को तैयार हो सकते हैं। यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। किसी भी तरह से उसको पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए वो ये देश की इज्जत को दांव पर लगा सकता है। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। उसके दिमाग में हैरत अंगेज का मतलब है आश्चर्यचकित करने वाला एक ख्याल आया, और उसने क्या शर्त दोहराई? उसने ये शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्या शर्त थी वो? कि अखबारों तक एक बात ना पहुंचे, इसलिए दरवाजे बंद किए गए और बंद कमरे में योजना रखी गई। योजना थी, चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। देखिए उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी जब ये कमलेश्वर ने कहानी लिखी है, और मूर्तिकार का सजेशन क्या था कि इन 40 करोड़ लोगों में से किसी एक आदमी की जिंदा नाक काट ली जाए, यानी जिंदा आदमी की नाक काट ली जाए। उस समय के जो देशवासी थे उनका अपमान कर दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, और जॉर्ज पंचम की नाक बढ़ा दो, उनके नाक लगा दो, उनका सम्मान बढ़ा दो। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अभी तक तो बात पत्थर की मूर्तियों की थी, अब तो जीते जागते आदमी की नाक कटने की बात है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा।
सभापति का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा था, बाकी अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बस एक इजाज़त चाहिए थी। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, घबरा सा गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, मुझे तो आपकी बस सैंक्शन चाहिए। ये काम मैं अपने आप चुपचाप कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कानाफूसी हुई। कानाफूसी का मतलब कानों ही कानों में बात कहना, चुपचाप धीरे धीरे बात करना, और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मूर्तिकार को कहा गया कि तुम ये काम करो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अखबारों को क्योंकि कम सूचनाएं दी गई थी, इसलिए अखबारों ने केवल संक्षिप्त से एक खबर छापी कि जो जॉर्ज पंचम की नाक का मसला था वो जो एक उलझी हुई बात थी वो हल हो चुकी है, और इंडिया गेट के पास में जो लाट है वहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख ना पाए। अब इसकी तैयारियां शुरू हुई कि जो किसी जिंदा आदमी की अगर नाक लगानी है तो उसके लिए क्या क्या किया जाए। तो आसपास के तालाब को सुखाया गया, इसलिए सुखाया गया जिससे कि उसमें साफ पानी डाला जा सके। उसके रवाब निकाली गई। रवाब का मतलब होता है काई, जैसे पानी में पड़े पड़े काई पड़ जाती है तो उसकी वजह से वहाँ पर जो कीटाणु है वो फैलने का डर रहता है। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाए वह सूखने ना पाए, आसपास के वातावरण में मॉइस्चर रहे और जिंदा आदमी की जो नाक लगाई जाएगी वो कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सके। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, अंदर ही अंदर थी, क्योंकि भारतीय जनता को अगर पता चल जाए कि हमारे ही लोगों में से किसी एक की नाक काट कर लगाई जाएगी तो प्रजा उसका विरोध करेगी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब बेचारा वो परेशान था, सोच रहा था मैंने कह तो दिया लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगा किसी की नाक। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। मदद हर तरह की गई मूर्तिकार की, लेकिन उसे एक ख़ास डेट मुकर्रर कर दी गई, एक डेट फिक्स कर दी गई कि इस तारीख तक आपकी ये नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। मूर्तिकार बेचारा गरीब था, कहीं से भी किसी की एक नाक काट कर लेके आया, लेकिन यहाँ पर असलियत में किसी की नाक नहीं काटी गई। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से व्यंग्य के माध्यम से कहा गया कि जीते जागते लोग, यानी इस समय का जो भारतीय है, जो इस समय देशवासी है, उसका अपमान करके अंग्रेज़ों का सम्मान बढ़ाया गया। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबारों ने क्या छापा, इतनी खूबसूरत ढंग से नाक लगाई गई है कि पत्थर की नहीं लगती, बिल्कुल नेचुरल लगती है, मानो कि वो असलियत में किसी असली आदमी की नाक हो। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। ये प्रश्न अक्सर आता है और इस अंश को ध्यान से पढ़िए। अखबार में एक चीज़ ध्यान देने वाली थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं आई। उद्घाटन क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, इनॉग्रेशन होता है, उसको हम उद्घाटन कहते हैं। तो हमने नई चीज़ कोई शुरू ही नहीं की, हम तो वही पुराना काम कर रहे थे, यानी हम अंग्रेज़ों की इज्जत बढ़ा रहे थे। अपना सम्मान तो हम तब बढ़ाते जब हम अपनी तरफ से कुछ नया काम करते, तो हमने तो वही पुरानी काम किए, इसे उद्घाटन नहीं हुआ। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, फीता भी उद्घाटन के समय होता है, रिबन काटते हैं हम। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई। सार्वजनिक सभा का मतलब है कि जहाँ पर पूरी पब्लिक इकट्ठी हो और सभी लोगों के लिए एक सभा की जाए। आज पब्लिक इसलिए इकट्ठी नहीं थी क्योंकि पब्लिक का सम्मान नहीं बढ़ा था, अपमान हुआ था। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। अभिनंदन का मतलब होता है किसी को फेलिसिटेट करना, सम्मान बढ़ाना। मान पत्र, सम्मान करते समय जो एक विशेष सम्मान का पत्र दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है जिस पर बड़े सुंदर अक्षरों में
किसी की प्रशंसा लिखी जाती है वो मान पत्र कहलाता है। तो आज किसी का अभिनंदन क्या होगा? आज किसी का मान थोड़ी बढ़ा था जो कि मान पत्र दिया जाता या अभिनंदन किया जाता। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसका स्वागत करते? आज तो हमारे देश का अपमान हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। ताज़ा का मतलब है सब पुरानी और बासी खबरें थी। आज अखबारों के पास कहने को कुछ भी नहीं था, सब अखबार खाली थे। पहले जो अखबार भरे पड़े थे रानी के आगमन की खबरें लेकर, आज उन अखबारों के पास कहने को कुछ नहीं था। यानी आज देश के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। ऐसा क्यों हुआ? अखबारों ने ऐसा क्यों किया? ये हमारे को सोचने के लिए लेखक ने छोड़ दिया है। और आखिरी वाक्य के अंदर देखिए, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। बुद्ध कहते हैं मूर्ति को, और मूर्ति के लिए हमें एक नाक चाहिए थी। नाक काट दी और एक मूर्ति के लगा दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? जो पत्थर से बने हुए हैं, जो अंग्रेज़ हैं जिन्होंने हमारे साथ पत्थर दिल लोगों की तरह से व्यवहार किया, उनके लिए हमने जिंदा भारतीय की नाक काटी। यानी हम जीते जागते लोग हैं। हमारे अंदर से सारी जो इज्जत की भावना है वो ख़त्म करके उनकी इज्जत बढ़ाई गई। ये बड़ी दुखद घटना घटी हमारे देश में। कुल मिलाकर आपका ये जो चैप्टर है वो एक ऐसा प्रतीकात्मक चैप्टर है जिसमें साबित किया गया है कि हम लोग वैसे तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ियत हमारे दिमाग से अब तक नहीं निकली है। और हमें हमेशा ये लगता है कि अंग्रेज़ों का मान सम्मान बढ़ाने में ही हमारा सम्मान है। और उसके लिए चाहे हम अपने देश और अपनी देशभक्ति और अपने महान लोगों की इज्जत को दाव पर लगा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य अंग्रेज़ों की इज्जत बढ़ाना है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा, जॉर्ज पंचम की नाक, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। और आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि इसके अंदर कई ऐसे वाक्य आए हैं जो बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। तो ऐसे कई वाक्य आशय स्पष्ट करने के लिए भी आ जाते हैं। और हम जो इसका अगला भाग पढ़ेंगे उसमें शब्दार्थ पर विशेष रूप से चिंतन करेंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अगले भाग के लिए आप इंतज़ार करिए, जल्दी ही आपके सामने ये अगला भाग भी आएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने साथी मित्रों और छात्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इतने विस्तार से आपको सिर्फ़ और सिर्फ राजहंस पाठशाला में ये चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। तो विस्तार से इन्हें पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने चैप्टर्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे कि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए आपके सामने, आप उसका अच्छे से उत्तर दे सकें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।